जब आप पंजाब के इतिहास की बात करते हैं, पंजाब के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना निकल कर आती है वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के हाल ही में 39 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम खालिस्तान आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उस पर बात करेंगे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन इतना ज़्यादा हिंसक क्यों हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार के विषय में भी बात करेंगे और उस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था, उस ऑपरेशन का परिणाम क्या रहा, इफेक्ट क्या रहा, उस इफेक्ट को भी समझेंगे। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खालिस्तान आंदोलन की एक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ पाकिस्तान था और एक तरफ हिंदुस्तान था और इसी आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था। यानी कि 2 हिस्से थे, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान। लेकिन इस बंटवारे का जो प्रभाव था वो आम लोगों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि इस बंटवारे की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कई लोग जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, वो किसी भी जगह पर नहीं पहुंच सके और उनकी बीच रास्ते में ही हत्या कर दी गई थी। तो ये जो विभाजन था वो भारत के इतिहास में एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना के तौर पर देखा जाता है और इस विभाजन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव हमें पंजाब पर देखने को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि अकेले पंजाब में ही 5 से 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो पंजाब पर इस विभाजन की जो विभीषिका थी वो सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि जब समग्र भारत का विभाजन हुआ था, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा था, तो उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो पंजाब पर पड़ा था। उसके साथ ही भारत के विभाजन के साथ ही पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था और एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास रह गया था। तो ऐसे में जो पंजाब के लाखों लोग थे उनको अपना घर बार छोड़कर एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर जब आपको अपनी सारी चीजें, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो घर है, वो इतनी सारी चीजें आपको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा तो आपके मन पर, आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हमें पंजाब में भी देखने को मिला। पंजाब में जो लोग रह रहे थे, जो खासतौर पर तमाम लोग मौजूद थे, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा होने लगा। अब वैसे तो भारत में पंजाब को एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित करने की मांग आजादी से पहले भी की जाती रही थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, जब पंजाब का विभाजन हुआ, तो ये जो मांग थी ये और ज्यादा बुलंद होने लगी। ये मांग एक बार फिर से जीवित होती दिखाई दे रही थी। इसके अलावा पंजाब में भाषा का प्रश्न भी हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हम जानते हैं कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था और इसने साल 1956 में अपनी सिफारिशें दी थी। लेकिन इस आयोग ने मुख्य तौर पर जो अकाली दल था पंजाब में, उस अकाली दल की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल अकाली दल की ये मांग थी कि पंजाब का विभाजन किया जाए और उसे पंजाबी और गैर पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। यानी कि पंजाब में जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, जबकि जो लोग गैर पंजाबी भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा हो गई या कोई दूसरी भाषा हो गई, तो उन लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। लेकिन ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने अकाली दल की मांग को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस आयोग का कहना था कि दरअसल पंजाबी जो है वो कोई अलग भाषा नहीं है, ये हिंदी के साथ ही इसको मिलाकर देखा गया। तो इसी आधार पर पंजाब का 1956 में विभाजन नहीं किया गया। लेकिन जब पंजाब में अकाली दल की मांग को मानने से इनकार कर दिया तो अकाली दल ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिस आंदोलन को आज हम पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि पंजाब को
एक अलग राज्य के तौर पर गठित किया जा सके। ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन में पंजाब सरकार द्वारा तकरीबन 26,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा आंदोलन था, ये भारत सरकार के लिए, पंजाब सरकार के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा था। इसके बाद 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जो कि लगातार पंजाब के विभाजन का विरोध कर रहे थे। और सत्ता में आई इंदिरा गांधी ने साल 1966 में अंततः वो निर्णय ले लिया जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। 1966 में सरकार द्वारा पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया और इस तरह से पंजाब का 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया। एक तरफ पंजाब था जहां पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग मौजूद थे, एक तरफ हरियाणा था जहां पर खासतौर पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मौजूद थे, और पंजाब का जो पहाड़ी इलाका था, उस पहाड़ी इलाके को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो इस तरह से अब पंजाब जो था वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। अब पंजाब का विभाजन तो हो गया, लेकिन ये जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन की वजह से पंजाब की समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। दरअसल यहाँ से तो असली समस्या की शुरुआत होती है। इस विभाजन को असली समस्या की जड़ माना जाता है। दरअसल इस विभाजन में कई सारी समस्याएं मौजूद थी, कई विसंगतियां मौजूद थी। जैसे पहली यही थी कि पंजाब में जो चंडीगढ़ था, उस चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की कॉमन जो कैपिटल बना दिया गया, जो समान एक जैसी दोनों राज्यों की एक ही राजधानी बना दी गई। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा जो पंजाब के कुछ सिख बहुल इलाके थे, जहां पर सिख लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, उन इलाकों को हरियाणा को दे दिया गया। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के विभाजन को लेकर भी विवाद मौजूद था। तो इन्हीं तमाम विवादों को देखते हुए, इन्हीं 3 चीजों को देखते हुए पंजाब में और ज्यादा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी, और ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की जाने लगी, जो कि सरकार मानने को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और इसी बीच पंजाब में जो अकाली दल मौजूद था, जो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इस दल द्वारा आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया गया। पहले एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में तमाम निर्णयों के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को आज हम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव में मुख्य तौर पर इन्हीं मांगों पर पुनः विचार करने की बात की गई थी। तो मुख्य तौर पर ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहा था। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस प्रस्ताव में कहीं भी एक अलग देश बनाने की मांग नहीं की गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पूरे प्रस्ताव को खालिस्तान के नाम से संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को एक अलगाववादी प्रस्ताव के तौर पर पेश किया। और इसी बीच पंजाब में हमें जनरैल सिंह भिंडरेवाला का उदय भी देखने को मिलता है, जो कि आगे चलकर पंजाब के इतिहास को, पंजाब की राजनीति को एक नया मोड़ देता है। वो कैसे होता है उस पर आगे बात करेंगे। अब कैसे होता है, जी भिंडरेवाला का उदय किस तरह से हुआ, ये आंदोलन हिंसक किस तरह से हुआ, उसकी बात करें तो भिंडरेवाला के उदय की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने भिंडरेवाला के उदय में एक विशेष भूमिका अदा की थी। इसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि साल 1975 में भारत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लागू किया गया था, जिस आपातकाल को साल 1977 में हटा भी लिया गया। और साल 1977 में जब चुनाव आयोजित किए गए तो कांग्रेस की सरकार को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। जनता दल की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी और एक बार फिर से देश में 1980 में चुनाव आयोजित किए गए। अब 1980 में जो चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा मौजूद था। वो बड़ा चेहरा था इंदिरा गांधी का, और उसी बड़े चेहरे के दम पर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में चुनाव जीत लिया। लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं था जो कि अकाली दल को टक्कर दे सके, और इसी चेहरे के रूप में सामने लाया गया जनरैल सिंह भिंडरेवाला को। तो जनरैल सिंह भिंडरेवाला का जो उदय था वो मुख्य तौर पर कांग्रेस की वजह से हुआ था। लेकिन आगे चलकर जनरैल सिंह भिंडरेवाला खुद कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगा, खुद कांग्रेस की सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। और जैसे जैसे भिंडरेवाला का उदय होने लगा, वैसे वैसे पंजाब में जो हिंसक घटनाएं थी वो भी लगातार तेजी से बढ़ने लगी और सैकड़ों लोगों की मौत की गई, सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गई, कत्लेआम किए गए। इस संबंध में 2 घटनाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। पहली जो घटना है वो बस नरसंहार को लेकर है, बस मैसेकर को लेकर है, जिस बस में एक बस थी जो कि पंजाब से गुजर रही थी। उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने उस बस को रुकवाया और बस में जो तमाम हिंदू लोग मौजूद थे उन 38 लोगों की हत्या कर दी गई। लोगों से उनके नाम पूछे गए और नाम पूछने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे 38 लोग थे जिनकी हत्या की गई थी।
इसके अलावा दूसरी जो घटना है वो डीआईजी अटवाल हत्याकांड को लेकर है, जहां पर जो गोल्डन टेम्पल है उसकी सीढ़ियों पर उस समय जो पंजाब के डीआईजी हुआ करते थे उनकी हत्या की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि भिंडरेवाला का डर इतना ज्यादा था कि घंटों तक डीआईजी अटवाल का जो शव था वो सीढ़ियों पर पड़ा रहा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस शव को उस जगह से हिलाया जा सके। जाहिर तौर पर इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से जनरैल सिंह भिंडरेवाला की जो ताकत थी उस ताकत को समझा जा सकता है। तो हमने भिंडरेवाला के उदय की बात की, अब आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं। तो हमने बात की कि जब भिंडरेवाला का उदय हो रहा था तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन धीरे धीरे भिंडरेवाला खुद कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने लगा। लेकिन पंजाब में जब भिंडरेवाला का उदय हो रहा था तो उस समय वो एक बड़ी साजिश भी रची जा रही थी। साजिश ये थी कि उस समय जो स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, जो कि सिख धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, गोल्डन टेम्पल के परिसर के अंदर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी एकत्रित किए जा रहे थे। इसके अलावा वहां पर सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बंदूकें भी तैनात की गई थी कि अगर कोई सेना हमला करती है तो रणनीतिक रूप से सुरक्षा किस तरह से की जाएगी। तो इस तरह से जो गोल्डन टेम्पल था वो किसी छावनी से कम नहीं लग रहा था, किसी कैंटोनमेंट से कम नहीं लग रहा था। इसके अलावा जो भिंडरेवाला था उसे मेजर जनरल शाहबेग सिंह का समर्थन भी प्राप्त था। अब ये जो मेजर जनरल थे ये सेना से निकाले गए थे क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन इन्होंने भिंडरेवाला के जो उग्रवादी थे उनको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण दिया था, तो उनके पास टैक्टिक्स भी मौजूद थी। तमाम प्रशिक्षण की जो टैक्टिक्स होती हैं, तकनीक होती हैं, वो तकनीक भी मौजूद थी। ऐसे में भिंडरेवाला ने 15 दिसंबर 1983 को अंततः अकाल तख्त पर कब्जा स्थापित कर लिया। अब अकाल तख्त को सिख धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, तो ऐसे में सिख धर्म पर जनरैल सिंह भिंडरेवाला ने सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अंततः सरकार को निर्णय लेना था कि सरकार कोई ऑपरेशन करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है, और सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार 1 जून 1984 को पंजाब में ऑपरेशन करेगी और 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी शुरुआत होती है 5 जून 1984 को। 5 जून 1984 को अंततः जो भारतीय सेना थी और जो उग्रवादी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनके बीच लड़ाई की शुरुआत होती है। उनके बीच एक फेस टू फेस वॉर होता है। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि भारतीय जो सेना थी उसको उग्रवादियों की शक्ति का अनुमान नहीं था। भारतीय सेना को ये नहीं पता था कि उग्रवादियों के पास इतने आधुनिक हथियार मौजूद हैं। उनके पास मुख्य तौर पर एंटी टैंक गन मौजूद थी, उनके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे, मशीन गन मौजूद थी। तो ऐसे में सेना ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, तो सेना के लिए एक भारी चुनौती आ गई थी और इस चुनौती से अंततः निपटा गया टैंकर्स के माध्यम से। सेना ने अंततः टैंक को बुलाया और टैंक के माध्यम से जो गोल्डन टेम्पल है उस पर हमला किया गया और इसके बाद भिंडरेवाला की मृत्यु हो गई। हालांकि इस टैंक के हमले की वजह से अकाल तख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और दुनिया भर का जो सिख समुदाय है उसने भारतीय सेना और सरकार की आलोचना भी की थी कि उनके निर्णय की वजह से एक पवित्र स्थल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने इस पूरे ऑपरेशन की बात की, इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ उस पर बात करते हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन में मुख्य तौर पर 554 उग्रवादियों की हत्या की गई थी और तकरीबन 83 सैनिकों की मौत हुई थी, ऐसा सेना द्वारा ये आंकड़े पेश किए गए। हालांकि कई दूसरी रिसर्च ये बताती हैं कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा मुख्य तौर पर इस पूरी घटना की वजह से सिख समुदाय के बीच खासी नाराजगी मौजूद थी और यही वजह है कि सिख समुदाय भारतीय सेना में जो तमाम सिख रेजिमेंट थी उनके कई सैनिकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसका सबसे गंभीर परिणाम जो था वो हमें मुख्य तौर पर 31 अक्टूबर 1984 को देखने को मिला था, जब इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या का परिणाम ये रहा कि भारत में 1984 में सबसे गंभीर सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले थे, जिन्हें आज हम एंटी सिख राइट्स के नाम से जानते हैं। इन सिख दंगों में मुख्य तौर पर 8 से 17,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो जाहिर तौर पर ये जो दंगे थे अपने आप में बहुत ज्यादा भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज्यादा गंभीर दंगे थे। ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, पूरी कहानी की बात हुई, पूरी घटना की बात हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मुख्य तौर पर प्रीलिम्स से है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन सी 1984। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको
समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।